Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the Slate class of physics. This is a part of practical series और इस class में we will do October-November 2017 paper 3-5 question number 2. Now all of these practicals are for you ताकि आपको एग्ज़ाम परफॉर्म करने में आइडिया हो कि एग्ज़ाम को कैसे परफॉर्म करना है और आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में जाएं, राइट? सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हम ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करते लेकिन बेसिकली यू टेक 2 सेट्स ऑफ रीडिंग्स और उससे आप फर्दर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, राइट? सो इट्स रिटन ऑन द टॉप दैट यू मे नीड टू यूज ऑल द मटेरियल्स प्रोवाइडेड. हो सकता है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, यूज ही ना हो, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना अगर कुछ चीज़ें यूज नहीं हो रही. लेट इट गो, राइट? यू हैव टू रीड द पेपर वेरी केयरफुली बच्चों, राइट? एट बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल आप वीडियो को पॉज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन गेट एन ए स्टार. हम आपके लिए दुआ करेंगे, राइट? और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. सो यू हैव बीन provided with 2 loops. In this experiment, you will investigate the motion of Y-shaped pendulum. Alphabet Y-shaped, right? अब ये Y-shaped pendulum कौन सा होता है? He will guide us through it, right? You have been provided with 2 loops of strings. तो बच्चों देखें कि इस पूरे apparatus में आपको क्या-क्या चीज़ provided है. You have these 2 loops of strings. These are 2 identical loops of strings. एक ये loop है, right? And the second one is this identical loop. They are exactly the same, right? Then you have 2 pendulums with a small thread attached to them. This is one and this is the identical one. ठीक है, ये दोनों identical twins हैं, right? Then you have this meter rule. You are very much familiar with this meter rule. ठीक है, देखिए पूरा तो नहीं आ रहा होगा लेकिन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड हो रहा है. You have this meter rule. And then you have 2 identical stands. तो काफ़ी कुछ पेयर्स में प्रेजेंट है, लूप्स पेयर में प्रेजेंट है, पेंडुलम्स पेयर में प्रेजेंट है और ये आइडेंटिकल स्टैंड्स जिसके साथ ये रॉड अटैच्ड है ये भी पेयर्स में प्रेजेंट है. अभी तो मैंने आपको एक दिखाया है, दूसरा भी पड़ा हुआ, राइट? मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ L एज शोन इन फिगर 2.1. सो बच्चों आपने इस लूप की लेंथ रिकॉर्ड करनी है. इसके लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस मीटर रूल, राइट? तो मीटर रूल से मैं अगर इसकी लेंथ मेजर करूं तो मैं एक एंड को 0 के साथ अलाइन करूंगा और एक एंड की यहाँ से लेंथ मेजर करूंगा और वो लेंथ मैं लिखूंगा अपनी नोटबुक पे. दिस लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 32.0 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि वैल्यू 0.0 ही आए, डिफरेंट भी आ सकती है, लेकिन मेरे केस में दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 32.0. सो आई विल राइट दिस वैल्यू एज 32.0 centimeters. 32.0 centimeters, right? Now have a look at this next step. Set up the apparatus as shown in figure 2.2. Move the stands so that the distance between the centers of rods and the clamps is 25.0 centimeters, right? Now the stands will come in front of me. You have to look at the apparatus. मैं background में चला जाऊंगा, आपने apparatus पे focus करना है, right? So here come the stands. This is one stand, ठीक है, and this is another identical stand. और इन दोनों के साथ बच्चों ये rods attached है, ठीक है, ये देखिए, this is the rod attached to each of the stand. ठीक है, आपको ये वाला perspective भी नजर आना चाहिए, लेकिन for the rest of the experiment the faces of rods will be towards me like this, right? Now both of these rods are focusing towards my face. ठीक है, मैं इनको सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ले आता हूं. नाउ दे आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट? देन यू हैव टू इंसर्ट वन ऑफ द लूप एंड देन यू हैव टू सेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लूप्स एंड दिस डिस्टेंस मस्ट बी 25.0 सेंटीमीटर्स. डिस्टेंस मस्ट बी 25.0 सेंटीमीटर्स. पहले तो मैं अपनी सेटिस्फैक्शन करूंगा कि ये दोनों जो हैं बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेजेंट हैं. Now I will maintain a distance between them as 25.0 centimeters. So at this point the distance between them, between the centers of rods is exactly 25.0 centimeters. So आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि रोप भी स्लैक है और आपने ये लूप भी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है,
right? Okay, let's move on. Pull down the bottom of the loop until it is fully stretched as shown. तो बच्चों आप इसको इस तरह पेंसिल से भी पुल डाउन कर सकते हो, ठीक है, और इस तरह पिंच करके भी पुल डाउन कर सकते हो विद अ स्मॉल पिंच. मेक श्योर कि दोनों साइड से आइडेंटिकल हो, बिकॉज यू हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ x, राइट? सो बच्चों जब आपने इस लेंथ को मेजर करना है तो इसके 2 मार्क्स क्यों है? बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इस केस में आपने एवरेज लेनी है, राइट? तो आप एवरेज लेंगे इस केस में और x की वैल्यू मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रूलर, ठीक है? मैं यहां से इसको होल्ड कर लेता हूं विद दिस पेन और यहां से x की वैल्यू मेजर कर रहा हूं. दिस वैल्यू ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी 18.2 सेंटीमीटर्स. x1 is equal to 18.2 सेंटीमीटर्स. और क्योंकि एवरेज लेनी है तो दूसरी बारी x की वैल्यू आप दूसरी साइड से ले लो, राइट? फ्रॉम दिस साइड द वैल्यू ऑफ x इज, बिल्कुल अलाइन करके वैल्यू लेनी है. दिस इज कमिंग आउट टू बी 18.4 सेंटीमीटर्स. 18.4 सेंटीमीटर्स, right? You have to write the average value. So the average value will be their sum divided by 2. That is clearly 18.3 centimeters, right? 18.3 centimeters, right? इसको मैं दोबारा से यहाँ पर insert कर दूंगा. Estimate the percentage uncertainty in x. बच्चों percentage uncertainty find out करने के लिए what will be the value of delta x? कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ये वैल्यू शायद 0.1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बट दिस वैल्यू शुड बी ranging from 0.2 to 0.4 centimeters, considering the human errors, right? So ये value should be greater than least count. याद रखना delta x हमेशा least count से ज्यादा होगा. LC means least count, right? इसको एग्जाम में तो नहीं लिखना, आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ. Now because you have to find the value of percentage uncertainty, so percentage uncertainty is delta x over x multiplied by 100. आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है? The value of delta x that I am selecting is 0.2 divided by the value of x 18.3 multiplied by 100, right? So 0.2 divided by 18.3 multiplied by 100 is equal to 1.09%. आप 1.09% लिखो वो भी ठीक है, आप 1.1% लिखो, that is equally correct, right? Now because you have the value of length which was on the previous page, this value was 32, and the value of x which is 18.3, you have to calculate a new variable g, right? So the value of length was 32.0 centimeters, and you have the value of x as well from this part which is 18.3. You have to use both of these values to find out the variable g. So g is equal to length multiplied by 2x minus l whole under root. So value of length is 32.0, 2x, 2 multiplied by 18.3 minus l which is 32.0 whole under root का मतलब है whole power 1/2, या under root का साइन भी लिख सकते हैं, right? From here the value of g is calculated as 12.1. 12.1 और यूनिट देखें, यहां पर लेंथ से मल्टीप्लाई हो रही, देखें, वन लेंथ एज दिस l, द अदर लेंथ एज 2x माइनस l. ये दोनों लेंथ्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट? और मल्टीप्लाई होने के बाद अंडर रूट हो रही हैं, तो वैल्यू स्क्वायर हो रही है और अंडर रूट हो रही है, द यूनिट विल बी centimeter square with under root is once again centimeters. So this value is 12.1 centimeters. You have to give the unit with all the values. Justify the number of significant figures you have given for g. बच्चों यहाँ पर मैंने g के जो significant figures दिए हैं, that is 12.13 significant figures. Why? Because my raw data is 32.0 and 18.3. Now the minimum number of significant figures in raw data are 2. ठीक है? बिकॉज दैट इज द लिमिटेशन ना, तो मैं उससे एक बेहतर वैल्यू दे सकता हूँ. आइदर आई विल गिव यू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और आई विल गिव वन बेटर. सो हियर आई विल राइट
The minimum number of significant figures in raw data are 2. Minimum number of significant figures आपने पूरा लिखना है in raw data are 2. ठीक है. The value of G is given in one better number of significant figure. Value of G is given in one better number of significant figures. Right? Let's move on to the next part. You have been provided with 2 pendulum bobs tied to the strings. Tie the string, attach one of the bob to the string loop so that the distance between the knot जो हमने इसके साथ tie करनी है इस loop के साथ, right? The distance between the knot and the center of the bob X is 2.4. In figure 2.4. जी बच्चों जो आपने previously distance X measure किया था that was 18.3, right? तो अब भी आप क्या करोगे, इसको दोबारा से यूज करोगे और एक पेंडुलम, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल, किसी एक पेंडुलम को आप यहाँ पर इस तरह से होल्ड करोगे और आप यहाँ पर लेंथ का मार्क लगाओगे एट द लेंथ ऑफ 18.3. कीप इन माइंड दैट यू हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रूलर, राइट? तो मैं यहाँ पर एक मार्क लगा रहा हूँ 18.3 पर एंड यू आर मेजरिंग दिस डिस्टेंस राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रूलर, राइट? दिस इज अ पॉइंट. ठीक है, वीडियो में शायद आपको नजर ना आए, एक बड़ा फाइन पॉइंट लगाने की जरूरत है. अब मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर का पॉइंट लगा दिया है. इस पॉइंट को मैं अलाइन करूंगा लूप के साथ और मैं नॉट टाई करूंगा. ठीक है, बिल्कुल उस पॉइंट को नॉट के साथ अलाइन करना है जहां पर आपने इस पॉइंट को लगाया है, सो दैट द लेंथ डज नॉट वेरी. ठीक है, और यहां पर आप एक नॉट लगा देंगे. मेक श्योर दैट योर पॉइंट अलाइंस विथ द नॉट सो दैट आप इसकी लेंथ चेंज ना करें. एंड दिस मेक्स योर वाई शेप पेंडुलम. सारे बच्चे यहां पर देखें, ये देखें, दिस बिकम्स दिस अल्फाबेट वाई. तो ये सारा काम उसने खुद कराया, आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ी और इसको परफॉर्म किए. नाउ इट्स टाइम टू ऑसिलेट इट. तो यहां पर आप नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी लिखेंगे बच्चों? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ स्विंग्स इतनी होंगी सच दैट the raw time period of n oscillations is greater than 10 seconds. because जितनी टाइम raw time की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना उसमें एरर या परसेंटेज एरर कम होगा. So here I am taking the time of 15 readings, right? So I need a stopwatch. Here I have a stopwatch. This was also provided to us. So आप इसको डिस्प्लेस करोगे और किसी एक एक्सट्रीम को रेफरेंस रखते हुए टाइम पीरियड मेजर करोगे. मैंने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है. ठीक है, जब ये मेरे पास आएगी तो मैं टाइम पीरियड किसी टाइम पे स्टार्ट कर सकता हूं. आई एम गोइंग टू टेक टाइम ऑफ 15 ऑसिलेशंस, राइट? सो स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 stop, right? This time is coming out to be, on my stopwatch, this time is 17.15 seconds. So T1 is equal to 17.15 seconds, right? You have to repeat this 4 times. मैंने बाकी कुछ टाइम मेजर किए हुए मैं आपके सामने लिख देता हूँ. The next one is 17.00. T3 is equal to 17.03 and T4 is equal to 17.09 seconds. राइट? तो बच्चों आपने हर क्वांटिटी के साथ यूनिट जरूर मेंशन करना है. जितनी बार भी लिखेंगे आपने यूनिट जरूर मेंशन करना है, राइट? देन यू विल फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम इज 17.07 सेकेंड्स, राइट? सो बच्चों 4 बार जरूर करना है आपने, 4 टाइम्स जरूर परफॉर्म करेंगे कि आपके पास एक सिग्निफिकेंट रेंज हो और आपका रैंडम एरर रिड्यूस हो जाए. क्वेश्चन नंबर 1 में 2 बार, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 टाइम्स यू विल रिपीट द एक्सपेरिमेंट. Now time period is equal to average time divided by number of oscillations, which is 15, and this value is coming out to be 17.07 divided by 15. 17.07 divided by 15 is 1.14 seconds.
1.14 seconds, right? So you will write this value on the blank, right? Keep in mind that all the times are represented by symbol small t, but time period is represented by symbol capital T, right? Well, let's come on to the next page. Now, move the stands until the distance between the stands and the rod is now 30 centimeters. So इस वाले लूप को रिमूव कर लें. आपको इस नॉट को अनटाई करने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज द न्यू लूप फॉर दिस पार्ट. सो हेयर आई हैव दिस न्यू लूप. ठीक है, आप इस लूप को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे and now you will increase the distance all the way up to 30 centimeters, right? It's right here. Now this distance is 30 centimeters. After you do this, आपने क्या करना है बच्चों, वो कह रहे हैं using the second loop and the bob. अब second loop use किया है हमने, ठीक है. आपने वो सारा का सारा प्रोसेस रिपीट करना है. सबसे पहले आपने लेंथ L मेजर करनी है. लेंथ L तो वही है जो कि 32.0 थी. लेंथ L इज इक्वल टू 32.0 सेंटीमीटर्स. डिस्टेंस x मेजर करना है. सो डिस्टेंस x मेजर करने के लिए आपके पास जो दो वैल्यूज आ रही हैं, सो बेसिकली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको इस तरह से पुल करेंगे. ठीक है, एक बारी ये वाली लेंथ फाइंड आउट करेंगे और एक बारी ये वाली लेंथ फाइंड आउट करेंगे. इन माय केस दिस x1 is coming out to be 15.3 centimeters. x2 is equal to 15.7 centimeters and the value of average is 15.5 centimeters. 15.5 centimeters. फिर आपने g find out करना है. What was the formula of g? It was written on the previous page. The formula of g is L times 2x minus L whole under root. g is equal to L times 2x minus L whole under root, right? So this is further equal to L, which is 32.0, 2x minus L, 2 multiplied by x, which is 15.5, right, minus length 32.0 whole under root. ठीक है, जब आप इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, द वैल्यू ऑफ जी इज कमिंग आउट टू बी 5.84 सेंटीमीटर्स. 5.84 सेंटीमीटर्स, राइट? 5.84 सेंटीमीटर्स. अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है कि आपके पास ये जो फ्रेश पेंडुलम है, इसकी लेंथ किसके इक्वल सेट की थी? एक्स के इक्वल. और आपने इसको न्यू लेंथ पर टाई किया था और आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था. फर्स्टली आपने इसको परफॉर्म किया था फॉर द नंबर ऑफ स्विंग्स. नंबर ऑफ स्विंग्स इज इक्वल टू 15. नंबर ऑफ स्विंग्स इज इक्वल टू 15. और फिर आपने तीन टाइम पीरियड्स की वैल्यूज फाइंड आउट की थी. T1 इज इक्वल टू 14.22. ठीक है, आपको समझ तो आ गया, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के मैंने इसको प्री परफॉर्म कर लिया है. T2 इज इक्वल टू 14.16 सेकेंड्स. T3 is equal to 14.12 seconds and T4 is equal to 14.17 seconds. ठीक है, then you find the value of its average. Its average is 14.17 seconds and time period is average time divided by number of oscillations, which is 15. This is 0.941. 14.17 divided by 15, this is 0.945. 0.945 seconds. 0.945 seconds. बच्चों, here we are done with this practical portion. ठीक है, अब हमने आगे जो है सिर्फ कैलकुलेशंस के साथ डील करना. राइट, नाउ straight away move on to the next page. On in this page, it is suggested that the relationship between t, g and x is t square equals k times g plus x. राइट, सो बच्चों आप अपनी गिवन स्पेस को स्प्लिट करोगे दो पार्ट्स में, लाइक दिस. सो फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड वाज 1.14 सेकेंड्स. आपके पास g की वैल्यू थी 12.1 सेंटीमीटर्स एंड द वैल्यू ऑफ x वाज 18.3. राइट, सो बच्चों यहां से आप k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यू विल कॉल दिस k1. So t square is equal to k times g plus x. 1.14 square is equal to k times
the value of G is 12.1 and X is 18.3, right? Find out the value of K. Calculate this value from your calculator. This value is coming out to be 0.0428. 0.0428, right? Now for the second sets of values. The time period for the second sets of values was 0.945 seconds. The value of G was 5.48 centimeters and X was 15.5 centimeters. Right? Value substitute करें. 0.945 is equal to K times G plus X. G is 5.48 and X is 15.5. And this value is coming out to be 0.0426. Now by chance these values are very very close to each other. मैंने physically इस experiment को perform करके पहले देख लिया है, right? So हम इसको बाकी के लिए perform करते हैं. Explain whether your results support the suggested relationship. बच्चों आप इस जगह पर क्या करते हो? आप K की values की percentage uncertainty find out करते हैं. K1 is 0.0428, K2 is 0.0426. ये बहुत अच्छी बात है कि दो values of K बहुत close आ गई हैं. अगर ना भी आए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है. What you do here is you write delta K over K into 100. आप K की values में percentage uncertainty find out करेंगे. ठीक है? Delta K is the difference of values of K, larger value minus smaller value. So you write 0.0428 minus 0.0426 divided by K, which is 0.0427. This is the average value of K, multiply by 100, and this percentage is coming out to be, find करनी पड़ेगी. 0.0428 minus 0.0426 divided by the average value, which is 0.0427, multiply by 100. Right, this value of percentage uncertainty is 0.468. आप यहाँ पर 2SF लिख लो या 3SF लिख लो, 0.47%, which is by chance very small value. ठीक है? So here you will write as the percentage uncertainty in values of K is less than 20%. You have to compare it with 20%. अगर कोई वैल्यू गिवन है तो उससे कंपेयर करें, अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन, you have to compare it with 20%, right? The results of experiment support the suggested relationship. The results of experiment support the suggested relationship. Right? Let's move on to the next part. Describe 4 sources of uncertainty or limitations of the procedures in this experiment. बच्चों वो वाली uncertainties, वो वाले procedures जिसमें आपने difficulty face की. The one was stands were unstable. ठीक है? During the experiment जब oscillations हो रही थी तो आपका जो loop है वो भी slip off हो रहा था from these rods, right? So the limitations are 2 sets of readings are not enough to draw a valid conclusion. So what is its improvement? Improvement भी आपने suggest करनी है. Take at least 6 sets of readings and plot a graph to draw a conclusion, right? The next one is the thread slips off the rods during oscillations because वो smooth rod है, metal की rod है, वहाँ से thread slip हो रहा था. तो आप किसी adhesive से, blue tack से या Play-Doh से, you call it plasticine, आप उसको वहाँ पर fix कर सकते हो. So use adhesive to stick the thread with the rod to avoid slipping of this thread, right? The retort stands move or vibrate during oscillation. थोड़े से shaky थे, right? How can you fix them? Use G-clamp to fix the stands on the bench firmly. And the last one is it is difficult to judge. The pins are at same horizontal level. ठीक है? पिन अगर ऊपर नीचे होंगी तो काम थोड़ा सा खराब होगा. आपका Y जो है वो straight Y नहीं रहेगा, right? So use spirit level to ensure that the pins are at the same horizontal level. एक पिन ऊपर और एक पिन नीचे नहीं है. They are at the same level. क्योंकि level सबके निकलेंगे. ठीक है? We have done this practical. I hope कि आपको सारा समझ आ गया.
और आप ये सारे SOPs, ये सारे प्रोटोकॉल्स अपने एग्ज़ाम में भी फॉलो करेंगे। नींद पूरी करके जाना है, ठीक है। और पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सारी चीज़ें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स और जो डेसिमल प्लेसेस के रूल्स बताए हैं सबका ख्याल रखना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।